Hello students, this is Dipali Pandey and you are watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। हम लोग करेंगे NCERT solutions of chapter 2 acids, bases and salts। ये पहला क्वेश्चन मैं करने जा रही हूँ जो कि पेज नंबर 18 पर दिया है। बच्चों क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बताया गया है कि अगर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब्स में एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरे में एसिड है और तीसरी टेस्ट ट्यूब में बेस है, बट वी डोंट नो कि वो पहली, दूसरी और तीसरी टेस्ट ट्यूब कौन सी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर रेड लिटमस पेपर मिले देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सोल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई हमने जो टेस्ट ट्यूब ली है तो लाइक सपोज वी टुक टेस्ट ट्यूब की जगह अगर हमने इस तरीके से कुछ कंटेनर बना दिया और सपोज़ किया कि ए, बी और सी कंटेनर है। ठीक है, फाइन। हमारे पास एक लिटमस पेपर है जो कि है किस कलर का, रेड कलर का, रेड लिटमस पेपर। अब हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू डिप दिस लिटमस पेपर वन बाय वन इन ऑल दी टेस्ट ट्यूब्स एंड वी नो दैट कि जो बेसेस होते हैं, बेस वो रेड लिटमस को चेंज कर देते हैं ब्लू में, एंड जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। फाइन, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अब हमने रेड लिटमस को एक एक करके तीनों कंटेनर में डिप किया और जिस कंटेनर में उसका कलर रेड टू ब्लू हो गया, यानी कि उस कंटेनर में है बेस। फाइन, तो हमने बेस आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ वी हैव 2 टेस्ट ट्यूब्स, हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब बची हैं और हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है ना कि रेड कलर का। उसको हमें उन दोनों में 1 बाय 1 डिप करने हैं और अगेन अगर उस ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाए तो यानी कि उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, एसिड है, और जो थर्ड वाला कंटेनर है ना उसमें क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा। इस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या सोल्यूशन है। फाइन, आप नोट डाउन करिए। पेज नंबर 22 पर जो फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है वो ये कहता है कि वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेज नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर बेसिस। स्टूडेंट्स यू शुड नो कि भाई ब्रास और कॉपर दोनों मेटल हैं, ठीक है, दोनों मेटल कंटेन करते हैं और अगर हम उसमें सोर सब्सटेंसेज रखेंगे मेटल सोर सब्सटेंसेज यानी कि सोर substances are a source of acid. Okay, they contain acid. So when we will pour them into metal container, so they will react with metal. And you know very well कि भाई जब metal किसी भी एसिड से रिएक्शन करते हैं, सो व्हाट डू दे मेक, दे मेक सॉल्ट एंड दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो दीज सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड हियर, दीज सॉल्ट्स आर पॉइजनस। ओके, व्हाट दे डू, दे स्पॉइल फूड। ओके, तो कभी भी ऐसा मत करना कि भाई मेटल कंटेनर में कोई सॉल्ट मीन्स मेटल कंटेनर में कोई भी सोर चीज़ को रख करके उसको आप कंज्यूम करो आफ्टर सम टाइम। बच्चों, इट कैन बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। सो व्हाट विल यू राइट, यू कैन राइट हियर व्हेन द सोर सब्सटेंसेज आर केप्ट इन मेटल यूटेंसिल्स लाइक कॉपर एंड ब्रास, दे रिएक्ट टुगेदर एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दीज सॉल्ट्स आर पॉइजनस इन नेचर एंड दे स्पॉइल फूड। These salts can be harmful for our health and they can be too dangerous. So note down this answer. भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 22 का वो कुछ इस तरीके से कहता है कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। इलस्ट्रेट कीजिए विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो भाई ये वाला जो डायग्राम है ये क्लियरली हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि जब हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट और हमें मिलेगी एक गैस, जो गैस कहलाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, यहाँ पे हमने मेटल लिया है जिंक और एसिड लिया है H2SO4
जो कि आफ्टर रिएक्शन सॉल्ट बनाएगा ZnSO4 और प्लस जो गैस निकलेगी वो गैस होगी हाइड्रोजन गैस। तो इस एक्टिविटी में हमने एक स्टैंड लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके ऊपर एक कॉर्क लगा दी। कॉर्क लगाने का पर्पस ये है कि भाई सारी गैस जो है वो डायरेक्टली बाहर ना जाए। इस कॉर्क में हमने एक डिलीवरी ट्यूब को फिट किया हुआ है। ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसकी हेल्प से गैस जो बनेगी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर वो क्या होगी, ऊपर उठेगी। एंड देन यहाँ पर सोप सोल्यूशन लिखा दिया हुआ है, ठीक है। सोप सोल्यूशन में हम इसको जब डिलीवरी ट्यूब को पास कराएंगे तो वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है वो बबल की फॉर्म में ऊपर उठेगी और हम वहाँ पर लेकर के जाएंगे एक जलती हुई कैंडल। सो जब वो कैंडल उस हाइड्रोजन गैस के पास लेकर के जाएंगे तो एक पॉप साउंड क्रिएट होगी, फट टाइप की। सो ये जो आवाज़ होगी, जो पॉप साउंड होगी, ये कंफर्म करेगी कि भाई जो गैस लिबरेट हो रही है वो गैस हाइड्रोजन ही गैस है, ना कि कोई अदर गैस। सो इफ समबडी आस्क यू को व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस फॉर हाइड्रोजन गैस, तो योर आंसर शुड बी कि अगर हमें बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल लेकर के जाए हम टेस्ट ट्यूब के पास जिसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, सो इट क्रिएट्स पॉप साउंड। सो पॉप साउंड कन्फर्म्स अस कि yes, the gas which is coming out is hydrogen gas, it is no other gas. Fine. So this is the answer, this is the example, and this is the reaction. So please note down. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेम पेज पर गिवन है वो ये कहता है कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride। तो भाई हिंट यहाँ से मिल गया कि एक कंपाउंड जो है वो कैल्शियम क्लोराइड है और साथ में जो गैस है वो एक्सटिंग्विश कर देती है। एक्सटिंग्विश का मतलब है बुझा देती है बर्निंग कैंडल को। तो भाई यहाँ से एक आइडिया लग गया कि वो गैस जो है वो CO2 है। तो CaCl2 बन रहा है एंड CO2 बन रहा है। तो सॉल्ट क्या लेना होगा, CaCl2 एंड CO2 लेना है ना। तो भाई हमें यहाँ पर एक कह सकते हो कि एक एसिड की आवश्यकता है। तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, क्योंकि ये दोनों जो हैं रिएक्शन के बाद भाई CaCl2 तो तभी बनेगा ना जब Ca को Cl मिलेगा, है ना, क्योंकि Ca का होता है चार्ज +2 और Cl का क्या होता है -1। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तभी तो Cl2 बनेगा, CaCl2। तो मिल गया यहाँ पर CaCl2 और प्लस निकलेगा H2O और प्लस निकलेगा CO2। बच्चों जब कोई भी मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो कंपाउंड होता है सॉल्ट, कंपाउंड होता है वाटर एंड गैस रिलीज होती है CO2। और ये गैस जो है ना इसका टेस्ट यही है कि ये एक्सटिंग्विश कर देती है, एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। सो जलती हुई मोमबत्ती को ये वाली गैस बुझा देती है। या फिर इस गैस का एक और टेस्ट है कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। फाइन। सो ये आंसर होगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का। प्लीज़ नोट डाउन। स्टूडेंट्स टर्न कीजिए अपनी NCERT बुक और आ जाइए पेज नंबर 25 पे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कुछ इस तरीके से कहता है कि why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solutions while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। So भाई HCl, HNO3 या फिर H2SO4 अगर हम इन एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर, तो जब भी हम किसी भी एसिड को लाइक HCl को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो ये देता है H+ और Cl-। ये जो H+ है ना इस वाटर के साथ रिएक्शन कर देता है और बनाता है हाइड्रोनियम आयन H3O+। फाइन। इसी तरीके से HNO3 ये भी ब्रेक हो जाता है H+ + NO3- आयन में। तो सेम हियर लाइक ये वाला H+ जो है ये भी वाटर के साथ कन्वर्ट होकर के मीन्स मिक्स होकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। बट ग्लूकोज या अल्कोहल
दे हैव हाइड्रोजन एटम, है उनके पास हाइड्रोजन, बट दे कंटेन हाइड्रोजन, बट होता क्या है ना, ये हाइड्रोजन एटम कंटेन करते हैं, बट जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर दे डू नॉट ब्रेक इनटू देयर आयंस, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे मीन्स क्या है यहाँ पर C2H5OH, ठीक है, C6H12O6, सो they do not dissociate into ions, ठीक है। हैंस भाई वो बनाएंगे नहीं, अब वो हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाएंगे, वो अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो रहे, वो हाइड्रोनियम आयन नहीं बना रहे, सो दैट इज वाई दे डू नॉट शो हैंस, दे do not show acidic character. Fine. So this language is clear. प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट में। फाइन, सो क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है इस आंसर के लिए नहीं, आपके लिए। सो कमेंट करके मुझे बताइए यू आर गेटिंग आंसर्स, यस और नो, ठीक है। सो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? So, don't you think कि इसका आंसर और जो अभी मैंने डिस्कस किया उसका आंसर सेम होना चाहिए? कैसे भाई, एसिड की बात हो रही है और एसिड एसिडिक करेक्टर तब दिखाता है जब वो अपने आयंस में ब्रेक होता है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन ही एसिडिक करेक्टर इसलिए दिखाएगा बच्चों कि अगर लाइक इफ वी टेक एन एग्जांपल HCl, तो HCl वाटर की प्रेजेंस में H+ Cl- देता है, H2SO4 वो भी वाटर की प्रेजेंस में H+ और क्या करता है HSO4- देता है, ठीक है। यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ HNO3 की, तो वो भी वाटर की प्रेजेंस में H+ NO3- आयन देता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एसिड्स, अगर किसी और एसिड की बात भी कर दी जाए, इनफैक्ट वीक एसिड की बात भी करी जाए, तो वो भी CH3COO- और H+ आयन देते हैं। तो ये सारे एसिड्स जो हैं वाटर की प्रेजेंस में, यानी कि एक्वस फॉर्म में, फाइन, एक्वस फॉर्म में ये सारे एसिड्स H+ आयन दे रहे हैं, है ना। और ये जो H+ आयन हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं, जो कि चार्ज को कैरी करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में मदद करेंगे। सो व्हाट विल यू राइट? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन्स hydronium ions, hence they can conduct electricity. Fine. So this is the answer of our question and this is up to your wish बच्चों कि आप ये सारी रिएक्शंस दिखाना चाहते हो या फिर 1 दिखाना चाहते हो या 2 दिखाना चाहते हो, that is totally up to you. Fine. My work is to give you concept and I have explained the concept, so write it. ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि वाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। सो आपके पास क्या क्या है, आपके पास ड्राई HCl है एंड ड्राई लिटमस पेपर है। तो भाई एक चीज़ आप ध्यान से सुन लो और इसको समझ लो, भाई ड्राई HCl में H2O प्रेजेंट नहीं है, ड्राई लिटमस पेपर में भी मॉइस्चर नहीं है, यानी कि वाटर नहीं है, ठीक है। सो जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स शो एसिडिक करेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि होता क्या है
कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, ठीक है, बिकॉज दे डिसोसिएट into ions in the aqueous solution. ओके, सो बच्चों यहाँ पर नीदर क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है HCl और लिटमस पेपर. सो नीदर ड्राई HCl नॉर ड्राई litmus paper contains H2O. So the color of litmus paper will not change. क्यों नहीं चेंज होगा बच्चों, क्योंकि एसिड जो है वो अपना एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाएगा, मॉइस्चर ही नहीं है तो एसिड अपना एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाएगा और लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा. सो प्लीज नोट डाउन इट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. इसमें ऐसा बोला है कि अगर आपको एसिड को डाइल्यूट करना है तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि आप एसिड में वाटर डालें या वाटर में एसिड डालें. भाई अब आप कहोगे मैम दोनों चीज़ें सेम है, बट बच्चों ऐसा नहीं है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. देखो, अगर माना आपके पास एक कंटेनर है जिसमें एसिड ज़्यादा मात्रा में है और आप इसमें क्या करते हो, वाटर डालते हो. इफ़ यू विल पुट वाटर इन दिस, तो एसिड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जब उसमें वाटर डालेंगे स्लोली तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट होगी. बिकॉज acid plus water, it is an exothermic reaction. भाई mixing of water and acid is an exothermic reaction. exothermic का मतलब ये है कि large amount में heat liberate होती है इसमें, ठीक है. सो लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट हो रही है रिएक्शन में. तो अगर हमने एसिड ज़्यादा लिया और वाटर कम लिया तो वाटर को जब हम डालेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट होगी क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा है. और इफ़ इन केस अगर ये स्प्लैश आउट हो गया, ये सोल्यूशन अगर बाहर गिर गया तो ये बर्न भी कर सकता है. सो बेटर यहाँ पे हमें एक प्रिकॉशन लेना होगा. व्हाट इज़ द प्रिकॉशन? भाई प्रिकॉशन ये है कि जब हमें एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम ज़्यादा मात्रा में क्या ले लें, वाटर ले लें और उसमें स्लोली हम क्या मिक्स करें, एसिड. तो जब हम यहाँ पे एसिड को डाइल्यूट करने के लिए स्लोली एसिड को वाटर में डालेंगे, हीट रिलीज़ होगी, बट वाटर उस हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा. सो ज़्यादा बर्न नहीं होगा, रिस्क डिक्रीज़ हो जाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे. सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट व्हेन यू डाइल्यूट एन एसिड ऑलवेज पोर एसिड इनटू द वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड. फाइन. सो प्लीज़ नोट डाउन दिस. How is the concentration of hydronium ion H3O plus affected when a solution of an acid is diluted? Means अगर आप एसिड को डाइल्यूट करने जा रहे हो, मतलब लाइक इफ़ यू हैव एनी एसिडिक सोल्यूशन और उसमें पानी मिलाने जा रहे हो और पानी मिला रहे हो, तो सोचो क्या होगा. लाइक आपका वाटर का अमाउंट बढ़ेगा, है ना. सो अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज होगा, है ना. ऑलरेडी इसमें जो H3O प्लस आयन थे उनका कंसंट्रेशन ऑफ H3O आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज. ओके, सो और डिक्रीजेस. ठीक है. इफ वी डाइल्यूट एन एसिड, अगर हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब उसमें हम पानी मिला रहे हैं, एसिड तो हमारा उतना ही है जितना पहले था, तो एसिड की जो मात्रा है वो पर यूनिट वाटर में वो
डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो H3O प्लस आयन बना रहा है वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन अफेक्टेड। सो H3O आयन प्लस जो होंगे उनकी मात्रा पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फाइन, सो इसको नोट डाउन करिए। नाउ जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो भैया आपके पास बेस क्या है, आपके पास है NaOH। जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है तो आपको मिल रहा है Na प्लस और OH माइनस। अब आप मोर NaOH ऐड कर दो when when more NaOH is added in the same solution, तो क्या होगा सोचो, आपने और सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड बना दिया ना। तो जब आपने और NaOH ऐड किया इन द सेम सोल्यूशन, कंसंट्रेशन of OH negative ions will increase। ओके, ये ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चों पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है कि यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B, द pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? So देखो आपके पास दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन A, सोल्यूशन B। इसकी pH 6 है, इसकी pH 8 है। अब जो भी सोल्यूशंस 7 से कम pH रखते हैं वो हो जाते हैं एसिडिक, और जिसकी pH 7 से ज़्यादा होती है वो होते हैं बेसिक। सो ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्यूशंस क्या देते हैं, H प्लस आयन, है ना। उनके प्लस H प्लस आयन जो हैं वो OH नेगेटिव आयन से ज़्यादा होते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस में। बेसिक सॉल्यूशन क्या कंटेन करते हैं, OH नेगेटिव आयन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन में जो OH नेगेटिव आयन्स होते हैं वो H प्लस आयन से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो विच सॉल्यूशन हैज़ मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो उसका आंसर होगा सॉल्यूशन A. So solution A contains more H plus ion concentration. Please convert it into sentence form as you like to write, but the concept will be this only. Fine. So note down. पेज नंबर 28 पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि what effect does the concentration of H plus ions have on the nature of solution? So बच्चों I think so I have explained it right now very clearly to you कि भाई अगर कोई भी सोल्यूशन है, अगर ये कोई सोल्यूशन है और ये दूसरा सोल्यूशन है, सपोज करते हैं भाई 2 टाइप के आयन है, एक H प्लस और एक OH नेगेटिव। अगर इस सोल्यूशन में H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन से ज़्यादा है, यानी कि सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है, ठीक है। मोर H प्लस आयन मोर एसिडिक सोल्यूशन। अगर OH नेगेटिव आयन H प्लस आयन से ज़्यादा है तो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक इन नेचर। फाइन, तो इफ अ सोल्यूशन हैज़ मोर H प्लस आयन, so the nature of solution will be acidic. If a solution has more OH negative ion, so the nature of solution will be basic. So this will affect the nature of the solution. So answer will be yes. Fine. So you will go through this. इसमें क्वेश्चन में यही तो दिया है कि भाई what effect does the concentration of H plus ions have? So this will be the effect. Acidic or basic character will increase or will decrease due to ions. Fine. So note down. Next question. Do basic solutions also have H plus ion? If yes, then why are they basic? तो साफ सी बात है बच्चों कि yes, either a solution is acidic or basic, they have both kind of ions. If a solution is acidic, so it will have OH negative ion. If a solution is basic, so it will have H plus ions also.
but the concentration of these ions will be less in number. Fine. So two basic solutions also have H plus ions, so you will write yes, basic solutions also have H plus ions, but they are less in number. फाइन बच्चों, समझ में आ गया ना? So we can write here hence H plus ion smaller than OH negative ion where in basic solutions. तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में. आई डोंट थिंक सो दे विल क्रिएट एनी प्रॉब्लम, बट एक बार पढ़ना ज़रूरी है बच्चों. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि व्हाट यू थिंक अंडर व्हाट कंडीशंस द फार्मर वुड ट्रीट हिज सॉइल विथ क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम और चॉक. ठीक है, मतलब अगर कोई भी फार्मर यूज़ करता है, इफ़ अ फार्मर इज ट्रीटिंग हिज फील्ड, फाइन, इफ़ अ फार्मर ट्रीट्स हिज फील्ड विथ क्विक लाइम यानी कि CaO, स्लेक्ड लाइम यानी कि CaOH होल ट्वाइस और चॉक पाउडर यानी कि CaCO3. सो ये तीनों के तीनों जो हैं, दीज ऑल थ्री, दीज आर बेसिक इन नेचर. और फार्मर अपने फील्ड में बेस कब डालेगा? इफ द सॉइल इज एसिडिक. भाई अगर किसी कारणों से सॉइल एसिडिक हो गई है, इफ द सॉइल इज एसिडिक और improper for cultivation of crops. ठीक है, अगर सॉइल क्या है, एसिडिक है और improper है for cultivation of crop, the farmer will add. ठीक है, फार्मर क्या करेगा? above compounds in his soil. ओके, ताकि सॉइल कैसी हो जाए? न्यूट्रल हो जाए. अभी सॉइल एसिडिक हो रखी है, उसमें जब वो बेस डालेगा तो सॉइल क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी और उसका एसिडिक करेक्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, सो द फार्मर विल ऐड above compounds in his soil. The soil will lose its excess acidic character. Fine. So note down. Okay. पेज नंबर 33 पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2. सो CaOCl2 जो होता है ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. ये तो इसका केमिकल नेम है बच्चों. ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. बट घर में ना कॉमन नेम जो है इसका, घर में का मतलब लाइक कॉमनली ब्लीचिंग पाउडर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. ओके, नोट डाउन कर लो इसको. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन ईट्स ब्लीचिंग पाउडर. सो कौन सा सब्सटेंस जो है क्लोरीन के साथ मिल करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, वो है स्लेक्ड लाइम. ठीक है, तो स्लेक्ड लाइम प्लस क्लोरीन गैस गिव्स आउट CaOCl2 प्लस H2O. सो यहाँ पर ये रिएक्शन, इसकी प्रिपरेशन मेथड भी होती है, नोट डाउन करो इसको. नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. सो कौन से सब्सटेंस का, कौन से कंपाउंड का हम यूज़ करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए? वो होता है वॉशिंग सोडा एंड उसका फॉर्मूला है Na2
CO3.10H2O, ठीक है. दिस इज वॉशिंग सोडा. प्लीज नोट डाउन इट. Okay, so next question says, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation of the above reaction involved. So baking soda जो कि है NaHCO3, अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. बच्चों ये आपको याद करना होगा, जब भी हम बेकिंग सोडा को जब भी हम उसको हीट करते हैं तो ये रिएक्शन होती है और इसमें सोडियम कार्बोनेट बनता है और प्लस वाटर बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है. इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है बेकरीज में. सो नोट डाउन करिए इसको. Write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. So what do you think? कभी हाथ पैर टूटा है क्या? अगर टूटा है ना तो डॉक्टर ने ज़रूर POP यूज़ किया होगा और देखा होगा कि भाई जो POP होता है ना, ये POP है, इसमें जब डॉक्टर वाटर मिलाते हैं एंड आपके हाथ पर इसको पट्टी बांध के उसके ऊपर से लगा देते हैं तो वो सूख करके बन जाता है क्या? जिप्सम. बहुत हार्ड बन जाता है और वो जो बोन ब्रेक हुई है ना वो ठीक हो जाती है, जुड़ जाती है, मतलब उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता फॉर सम टाइम. सो ये जो POP है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका केमिकल नेम देखें तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट. ओके, ये बन रहा है कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट. फाइन. तो भाई इसको नोट डाउन करो. So finally students, we are reached to outtakes exercises of the chapter. और क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है कि एक सोल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है. व्हाट डू यू थिंक इसकी pH क्या होगी? 1 होगी, 4 होगी, 5 होगी या 10 होगी? तो भाई रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? बेसिस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं और ऑब्वियसली उनकी pH 7 से ज़्यादा होती है. तो इन ऑप्शन में मुझे तो ऑप्शन डी लग रहा है, तो भाई टिक कर दो ऑप्शन डी को, क्योंकि ऑप्शन डी में है बेस और बेस रेड लिटमस को कर देते हैं ब्लू. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट eggshells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, भाई ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी ना, क्या था रिएक्शन में? CaCO3 था और हमने उसकी रिएक्शन जब HCl से किया था तो CaCl2 बना था और CO2 बना था और वाटर. मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसके टेस्ट में ये लाइम वाटर को कर देती है क्या? मिल्की. याद रखो इस चीज़ को, ठीक है. या फिर जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, जलती हुई माचिस को बुझा देती है CO2, ठीक है. तो ये वाला आंसर. फाइन, टिक कर दो फटाफट से, HCl होगा उसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. 10 ml of a solution of NaOH reacts completely neutralized, ठीक है, by 8 ml of given solution of HCl. यानी कि NaOH, भाई जाहिर सी बात है NaOH प्लस HCl अगर हम रिएक्शन लिखें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, NaCl प्लस H2O बनता है. तो 10 ml NaOH दे रखा है यहाँ पर, न्यूट्रलाइज करता है कितने? 8 ml HCl को. फाइन, न्यूट्रलाइज करता है. पूछ रहे हैं अगर हम 20 ml NaOH ले लें तो इसका डबल कर रहे हैं ना हम. देखो 10 2 20, तो इसका भी डबल कर दो, टिक कर दो 16 ml पे. ऑप्शन में है तो टिक कर दो 16 ml HCl चाहिए होगा हमको, ठीक है.
समझ में आया ना? नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? एसिडिटी हुई है कभी? एसिडिटी, तो एसिडिटी होती है तो क्या खाते हैं भाई? बेस लेते हैं। जब स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और एक डिस्कम्फर्ट होता है, बंदा आराम से बैठ नहीं पाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसे इंडाइजेशन कहते हैं। तो क्या लेगा? एंटीबायोटिक लेगा क्या? नहीं। एनाल्जेसिक लेगा? एंटाएसिड लेगा, ऑब्वियसली बेस लेगा, तो बेस को एंटाएसिड भी कहते हैं। टिक कर लो एंटाएसिड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। पहला पॉइंट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रैन्यूल्स। तो ये है भाई बढ़िया वाला क्वेश्चन। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रैन्यूल्स, तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। फाइन। कैसे बन रहा है पता है ना कि भाई जिंक की बैलेंसी है +2, सल्फेट की है -2, तो भाई दोनों रिएक्शन करके ZnSO4 बनाएंगे और ये एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नंबर 2, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with magnesium ribbon. So हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम रिबन, भाई इन सब में हमें वाटर चाहिए होगा। ओके, डाइल्यूट का मतलब वाटर चल रहा है इन सब में। तो Mg बैलेंसी +2, क्लोरीन बैलेंसी -1, क्या बनेगा? प्लस क्या निकलेगा? समझ रहे हो? बैलेंस कर लो। सी पार्ट देखते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। सो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, डाइल्यूट मतलब एक्वस है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं भाई। एल्यूमिनियम की बैलेंसी होती है +3 और सल्फेट की -2, तो क्या बनेगा? Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस SO प्लस H2 गैस निकलेगी, सॉरी। ओके, नाउ बैलेंस कर लो। फाइन। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूटेड है वो आयरन फिलिंग्स के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ले लो आयरन फिलिंग्स, ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी। सो क्लोरीन होता है -1, बनेगा क्या? FeCl3 प्लस H2। भाई यहाँ पे हमें H2 को बैलेंस करना है। पहले क्लोरीन को कर लेते हैं। अगर यहाँ 3 ले दिया तो 3 क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो 3 और 2, तो फिर इधर 3 लेना होगा। अब हाइड्रोजन 6 हो गया तो इधर 6 लेंगे, 6 क्लोरीन हो गया तो 2 लेंगे और इधर भी 2 लेंगे, तो ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, और इसमें बस इतने ही पार्ट दिए हैं D तक, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि भाई हमने अगर अल्कोहल या ग्लूकोज वाले जो सॉल्यूशंस हैं उनको अगर हमने लिया किसी कंटेनर में और हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की तो उसमें बल्ब जो है वो ग्लो क्यों नहीं करता, लेकिन अगर हमने कोई और एसिड लिया लाइक HCl लिया, HNO3 लिया, H2SO4 लिया, तो उसमें बल्ब ग्लो कर जाता है। सो उसको हमें प्रूफ करके दिखाना है एक एक्टिविटी की हेल्प से, इसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हमने एक्टिविटी के लिए मटेरियल्स देख लिए। आप सबसे पहले लिख लीजिएगा व्हाट मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। सो मटेरियल्स में सारे जो भी आपको दिख रहा है वो लिख लो। ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए? आयरन नेल्स चाहिए 2, रबड़ की कॉक चाहिए इनको सपोर्ट देने के लिए, बैटरी चाहिए, बल्ब चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, बीकर चाहिए, HCl चाहिए। ठीक है, सो ये सब हमें चाहिए। इसके अलावा ग्लूकोज और अल्कोहल भी चाहिए। ठीक है, सो करना क्या है कि जब हमने एक बीकर लिया, इसके बाद आप लिख लीजिएगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप लोग क्या लिखोगे? यू विल राइट कि आपने इस तरीके से रबड़ कॉक में 2 बीकर सॉल्यूशन लेकर के उसमें उनको डिप किया, वायर्स को बैटरी और बल्ब से कनेक्ट किया। फाइन। जब आपने बीकर ए में
एसिडिक सॉल्यूशन डाला, नाउ वी विल राइट प्रोसीजर। तो जब आपने एसिडिक सॉल्यूशन लिया, सो एसिडिक सॉल्यूशन लेने पर यू सॉ ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा कि द सॉल्यूशन विच कंटेन एसिड लाइक HCl, HNO3, H2SO4, bulb was given light, bulb glows in that solution where the acidic solution is taken. But on the other hand, when this acidic solution was exchanged with glucose and alcohol, bulb did not glow. The reason behind is that the result will be that all solutions which contain hydrogen like C2H5OH contains hydrogen, like glucose it contains hydrogen. It is not necessary that the solutions which contain H मतलब hydrogen with them they all are acidic in nature. Fine, it is also possible that they are non-acidic. ठीक है, तो इस एक्टिविटी की हेल्प से हमें ये सीखने के लिए मिलता है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसे लिखिए, इस आंसर को कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि वाई डज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। तो भाई दोनों वाटर ही तो हैं, दोनों भाई भाई तो हैं, लेकिन अंतर क्या है, एक रेन वाटर है और एक डिस्टिल्ड वाटर है। तो मेन अंतर ये है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। No impurities, okay, no ions, no charged particles। तो भाई अगर कुछ ऐसा है ही नहीं, प्योरेस्ट फॉर्म में है, सिर्फ H2O है, कोई आयन नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो वो विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो वन, है ना। तो अगर हम बात करें रेन वाटर की, तो रेन वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज़। भाई रेन वाटर में तो एसिडिक रेन भी सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो रेन वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, है ना, एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है, अदर आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दिस इज इनफ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यू विल राइट इट, यू विल एक्सप्लेन इट इन योर वर्ड्स, ओके। सो कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। बहुत सिंपल है बच्चों, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। एसिड्स एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेंगे जब वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में उनकी पावर डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी का मतलब है एसिड्स अपने आयंस में ब्रेक हो सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा यानी कि वाटर नहीं होगा तो एसिड्स विल नॉट डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, ओके, हैंस दे विल नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। सो वी विल राइट हियर एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर in the absence of water because they do not dissociate into their ions in the absence of water। ठीक है, इसको लिख लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, आपको जो हैं 5 सॉल्यूशंस दे रखे हैं A B C D E, एंड जब उनको यूनिवर्सल टेस्टर से टेस्ट किया गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट किया गया, तो pH कुछ इस तरीके से मिली 4, 1, 11, 7 एंड 9, 4, 1, 11, 7, 9। तो सॉल्यूशन के नाम है A B C D E। नाउ क्वेश्चन ये पूछा है
कि विच सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल। तो भाई न्यूट्रल कौन है, न्यूट्रल की pH होती है 7, यानी कि दिस सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल। ओके, यहाँ पर ये आंसर हो गया। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, सो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन हुआ, जो राइट, बिल्कुल राइट में हुआ। तो pH स्केल जो है 1 to 14 तक बढ़ता है, तो राइट में क्या होगा, 11 होगा। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्गली एसिडिक। तो भाई सबसे लेफ्ट वाला स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा ये। और वीकली एसिडिक, वीक एसिड 7 से कम होना चाहिए, तो 7 से कम यहाँ पर 4 है, तो ये हो गया वीकली एसिडिक। एंड वीकली एसिडिक हो गया वीकली एल्कलाइन। तो बचा क्या, 9 बचा ना, तो दिस इज वीकली एल्कलाइन। बच्चों ये होता है एक्चुअली में, हमें pH स्केल याद करना होता है, कुछ इस तरीके से होता है, 1 से लेकर 14 तक स्केल होता है, 2 3 4 लाइक दिस बना होता है। उसमें 7 जो होता है ना, दैट इज़ न्यूट्रल, ठीक है, 7 न्यूट्रल। अब जब 7 से ऊपर बढ़ते हैं 14 की तरफ, तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, 7 से जब नीचे आते हैं तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो कुछ इस हिसाब से आपको आइडिया लगाना होगा। और प्लीज़ इसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़िए, चैप्टर को पढ़िए, 1 शॉर्ट वीडियो पढ़िए इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एंड बहुत ज़्यादा इजी। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। और टेस्ट ट्यूब ए में कौन प्रेजेंट है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेस्ट ट्यूब बी में क्या प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड। तो पूछ रहे हैं कि भाई किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग ज़्यादा विग्रसली होगी और क्यों। तो भाई हमने लिया है मैग्नीशियम रिबन और हमने उसको एक सोल्यूशन में डिप किया जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दूसरा सेम अमाउंट का मैग्नीशियम रिबन जिसमें एसिटिक एसिड है। अब देखो फिजिंग रिएक्शन तो दोनों में होगी, बट बनेगा क्या, MgCl2 MgCH3COO का होल ट्वाइस। इस रिएक्शन में फिजिंग अकर्स मोर विग्रसली। जानते हो क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, ये तो बेचारा बहुत वीक है, ये वीक एसिड है, तो रिएक्शन होगी बट स्लो होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी, बट इसमें बहुत फास्ट रिएक्शन हो। ओके, नोट डाउन करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला गया है कि फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6। हाउ डू यू थिंक दैट द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। सो भाई फ्रेश मिल्क जो होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है और उसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। अगर हम उसको एनी हाउ कर्ड में चेंज करते हैं तो उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो भाई यू ऑल नो वेरी वेल कि अगर उसमें एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा तो यानी कि उसका जो pH होगा वो 6 से गिर जाएगा, 6 से नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो योर आंसर शुड बी दैट द pH of fresh milk is 6. When it will set into curd, its pH will decrease. Fine. So this is the answer. Okay. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है वो ये कहता है कि भाई मिल्क मैन जो है वो फ्रेश मिल्क में एक हल्का सा चुटकी भर जो है बेकिंग सोडा क्यों मिला देता है। आपको ये बात पता थी पहले से, चलो पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता थी तो आज पता चल गया। तो मिल्क मैन जो है ऐसा
क्यों करता है? तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट ये है, वाई डज ही शिफ्ट द मिल्क ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? जब मिल्क मैंने बेकिंग सोडा मिलाया मिल्क में, तो बेकिंग सोडा क्या होता है? स्लाइटली बेसिक होता है ना, दूध का करेक्टर जो है वो बेसिक हो गया। अब होता क्या है, गर्मियों के दिनों में स्पेशली मिल्कमैन को ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसे डोर टू डोर जाना है, मिल्क की सप्लाई करनी है, टाइम लगता है ना। ऐसा तो है नहीं कि अभी मिल्क मिला और अभी लेके चल दिए। तो ताकि वो मिल्क ख़राब ना हो, वो एसिड में कन्वर्ट ना हो, ठीक है, इसलिए उसका बेसिक करेक्टर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो फ्रेश मिल्क है उसमें हल्का सा बेकिंग सोडा इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसका एल्कलाइन करेक्टर बढ़ जाए और वो एसिडिक करेक्टर में कन्वर्ट होने में थोड़ा डिले करे। नाउ सेकेंड पार्ट सेज दैट व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? सिंपल सी बात है, आंसर यहीं पे मिल गया है हमको। क्यों ये मिल्क ज़्यादा समय लेता है? क्योंकि ऑब्वियसली उसका बेसिक करेक्टर बढ़ गया है ना। तो अगर उसका बेसिक करेक्टर बढ़ेगा तो वो कर्ड बनने में, भाई मिल्क क्या होगा, अगर उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा मतलब उसमें एसिड्स की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो मिल्क अगर एसिड में कन्वर्ट होगा तो वो कर्ड बनाएगा। तो यानी कि ये वाला कर्ड जो है, ये वाला जो मिल्क है वो कर्ड बनने में इसलिए टाइम लेता है क्योंकि उसका बेसिक करेक्टर बढ़ गया है। ठीक है, सो इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, वाई? सो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर A होता है, कैल्शियम होता है, ना कि कॉपर। क्योंकि बच्चों मैंने ये नोटिस किया है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर CuSO4 लिख देते हैं। जो भी का मतलब, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर CuSO4 लिख देते हैं। अब ये है क्या? POP। अगर हमने इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा देन फाइन, अगर नहीं रखा ना तो फिर ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा और सेट हो जाएगा किसमें? जिप्सम में। भाई बना लेगा क्या? जिप्सम, और हो जाएगा क्या? हार्ड। तो भाई ये हार्ड ना हो इसीलिए इसको रखा जाता है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। फाइन, इसको नोट डाउन करो। बच्चों को पूछा गया है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करे, या वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करे और वो इसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर दे। सो व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर, द न्यूट्रलाइजेशन of acid and base takes place. This is called neutralization reaction. So example के तौर पर आप example नंबर 1 लिख सकते हो कि भाई NaOH में जब HCl ऐड किया जाता है तो बनता है NaCl और प्लस वाटर निकलता है। सेकेंड रिएक्शन, आपको एसिडिटी हो गई है, आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया, आपने इनो लिया, आपके स्टमक में एक्सेस HCl है, तो रिएक्शन हुई, MgCl2 बना, वाटर बना। तो ये भी सॉल्ट है न्यूट्रल और ये भी सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको नोट डाउन करो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि राइट 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है उसके 2 यूजेस क्या क्या हैं भाई? ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सो आप ये 2 यूज़ लिख सकते हो वॉशिंग सोडा के लिए। बेकिंग सोडा एज बेकिंग पाउडर, मतलब बेकिंग सोडा में अगर हल्का सा एसिड मिला दिया जाए बच्चों, माइल्ड एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, सो बेकिंग पाउडर की तरह यूज़ होता है ये किचन इंडस्ट्रीज़ में, है ना, बेकरीज़ में, वहाँ पर। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर लाइक NaCO3 को जब हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं
तब ये CO2 गैस रिलीज़ करता है और CO2 क्या करती है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को जिस भी ऑब्जेक्ट में फायर लगी है उसके साथ रोकती है, एक ब्लैंकेट टाइप का बना लेती है। सो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है बेकिंग सोडा का। Fine, so these two uses are there. Okay, so here our chapter comes to an end. चैप्टर का मतलब ये है कि हमने सारी NCERT क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के, एंड द सेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग and I enjoyed it. I enjoyed to solve all these problems of chapter number 2. I hope same has happened with you too. So I hope you are writing your all these solutions in a notebook, you are copying them, you are learning them. Fine, and लिख करके practice कीजिए. NCERT questions are very very important for your exams. And please let me know in the comment section that how was the session. Did you like video or you did not like it, and I have to make some improvements, so please let me know those things also. Fine, so now you are welcome to the Abhyas family. You are the part of my Abhyas Institute family. So फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर अपने सजेशंस दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।